मुझे न देखो इस काया में, मुझे मेरे विचार में देखो। बहुत सारे महापुरुषों, बहुत सारे युवकों और बहुत सारे मनीषियों के मन की यही उक्ति रहती है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपना योगदान समाज में देना चाहते हैं, उसको लोग किसी न किसी विचारधारा, किसी न किसी दल और किसी न किसी खास चीज़ों से जोड़ लेते हैं। लेकिन आज हमारे केवी स्टूडियो में बेगूसराय मिट्टी के कैसे सपूत कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, जो शिक्षा के लिए सतत समर्पित रहे हैं। उनका जन्म बेगूसराय के तेघरा प्रखंड के अंतिम सीमा पर स्थित पिढौली गांव में हुआ है, जो कि हमेशा से शिक्षा, साहित्य और समाज की एक कर्मस्थली रही है। उन्होंने अपने शिक्षकीय जीवन का तो शुरुआत किया ही, लेकिन शिक्षकों की आने वाली समस्याओं से, जिससे आज तक सरकार मुंह मोड़ती रही है और कहीं न कहीं समाज भी मुंह मोड़ते रही है, उसको उन्होंने उठाने का प्रयास इस बिहार में ही नहीं वरन भारत के स्तर पर करने का काम किया है। उन्होंने शिक्षकों का एक महासंघ बनाया है और एक शिक्षा के सुधार के लिए आंदोलन का भी उन्होंने काम किया है। वो हमारे कोई नहीं, आज हमारे इस केवी स्टूडियो के खास पेशकश में उपस्थित अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। केवी स्टूडियो बेगूसराय में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं केवी स्टूडियो बेगूसराय के प्रति और सत्यजीत सोनू जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे केवी स्टूडियो में अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया है इस मंच पर, और मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं बेगूसराय का ही रहने वाला हूं। पिढौली नया टोला मेरा घर हुआ और मैं इसी मिट्टी का हूं। और पिछले दिनों जो बीएन हाई स्कूल तिहाई से मैंने मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन और पीजी किया है। और आज मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूं, शिक्षक संगठन कर रहा हूं और अभी शिक्षकों के फ्रंट पर लगातार पिछले 30 सालों से एक्टिव हूं। भारत को जब से आज़ादी मिली है तब से शिक्षा में अनेकों प्रयोग किए गए हैं, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक प्रयोग समाप्त नहीं होता है कि सरकारें अगर बदलती हैं तो एक नया प्रयोग शुरू हो जाता है। वो प्रयोग ख़त्म नहीं होता है कि पुनः एक नई सरकार आती है, एक नई योजनाएं आती हैं और एक नया प्रयोग शुरू हो जाता है। इस कारण से कहीं न कहीं शिक्षक, छात्र और अध्यापक और हमारे जो अभिभावक हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी परेशानियों को झेलते हुए, आगे बढ़ते हुए आज हमारे समाज में ऐसे अनेक शिक्षक हैं जो कि अपने प्रतिभा के बदौलत इस मिट्टी का सेवा करने का भी जोश, जुनून और हौसला रखते हैं। केवी स्टूडियो की इस खास पेशकश में आइए मैं उनकी कहानी, उन्हीं की जीवन सुनाने का प्रयास करता हूं। सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे इस दर्शकों को अपने कुछ स्कूली जीवन के बारे में और अपने ग्रामीण परिवेश के बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। मैं एक साधारण परिवार का छात्र रहा हूँ, साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आया हूँ जी। और उस समय की स्थिति को याद करता हूँ तो शायद हम लोगों के परिवार की स्थिति यह नहीं थी कि कहीं ठीक से पढ़ा जाए, ठीक से किताब भी नहीं होता था। ट्यूशन कुछ लोग पढ़ते थे और हम लोग ट्यूशन पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इतनी रुचि थी और समाज में एक ऐसा सृजनात्मक माहौल था, उस माहौल से प्रेरित होकर हम लोग स्कूल तक पहुंच पाए। हम जिस परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी एक साधारण किसान, गाय भैंस पालने वाले किसान थे, लेकिन उनकी प्रेरणा और उस समाज की ऐसी प्रेरणा थी कि हम लोग पढ़ पाए। वास्तव में जो माहौल उस समय था, उस समय उस स्कूल तक पहुंचना और पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी। और हम लोग शायद अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन हैं जो हाई स्कूल कर पाए और उसके बाद आगे कॉलेजों में पढ़ने का एक साहस कर पाए। वह दुस्साहस था हम लोगों के परिवार के लिए, वह कर पाए। और आपको जैसा हमने बताया कि स्कूलों में जब पढ़ने लिखने में रुचि थी और शिक्षकों के बीच ये लगता था कि लड़का होनहार लड़का है, तो वो लोग खुद बुला के बिना किसी पैसा के, बिना किसी के, तुम आओ हम तुमको पढ़ाएंगे। और उसमें मैं याद करना चाहता हूँ कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो आपके एक्स MP हैं, वे मेरे टीचर रहे हैं हिंदी स्कूल में।
और उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया है। जी। मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज भी याद आता है उनका पढ़ाया हुआ क्लास। जी। और कई शिक्षक थे जिन्होंने प्रेरित किया। जी। नवकांत झा जो संस्कृत के टीचर थे और बाद में कोऑपरेटिव कॉलेज में प्रोफेसर बने, उनकी प्रतिभा और उनकी विद्वता को याद कर आज भी मन में एक दूसरा भाव जगता है। उनके प्रति जो आदर जगता है उसको भूलने लायक कभी नहीं हो सकता है वो। इसीलिए उस समय लगता नहीं था कि हम लोग कॉलेज भी पहुंच पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और कॉलेज में टीचर बन जाने का जो ख्वाब था वह तो शायद कभी सोचते भी नहीं थे कि हम लोग भी कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन अपनी मेहनत और समाज का जो एक पॉजिटिव माहौल था हम लोगों के गांव में, और वह जनरेशन था जहां सब लोग पढ़ते थे। गांव में नाटक का, खेल का माहौल था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। और मैं अपने बता दूं कि हम अपने गांव में जो जननाट्य संघ था उसका एक एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। और जब तक हम लोग रहे गांव में सारी कलाएं और सारे सृजनात्मक काम जिंदा रहे हमेशा। अब देखता हूं तो थोड़ा अफसोस ज़रूर होता है। गांव आर्थिक रूप से तो विकसित ज़रूर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सृजनात्मक माहौल गांव में घटा है। इसके लिए हमेशा अफसोस होते रहता है। पिढौली की मिट्टी की सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक जो महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी मिट्टी में ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं इनको व्यक्तित्व नहीं एक शख्सियत कहूँगा, एक ऐसा पौधा कहूँगा कि जो शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। अरुण बाबू, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आए और अपनी वो पेशा को कहाँ से आपने शुरू किया? मैं जब पटना विश्वविद्यालय में पीजी का स्टूडेंट था तो पढ़ते पढ़ते परीक्षा देते देते मुझे बैंक में नौकरी हो गई। अच्छा। फिर एसएससी में ऑडिटर की नौकरी हुई। अच्छा। और मैं दोनों नौकरी ज्वाइन करके रिजाइन करके और तब मैं कॉलेज में आया। बहुत दिनों बाद कॉलेज में बहाली हुई थी और तब मैं उस कॉलेज को ज्वाइन कर पाया। पहली बार मैं नवादा जिला में एक त्रिवेणी सत्यभामा महाविद्यालय है मगध विश्वविद्यालय में, उसमें फिजिक्स का लेक्चरर बना 1985 में। और उसके बाद लेक्चरर बनते ही हम संगठन से जुड़ गए। लोगों ने क्या प्रतिभा देखी। हमारे संगठन के बिहार के जनरल सेक्रेटरी होते थे प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन, जो कभी तिरहुत क्षेत्र से एमएलसी हुआ करते थे और काफ़ी प्रखर वक्ता थे, इतिहास के विद्वान थे। और उनके संपर्क में हम आए और उन्होंने संगठन में आने के लिए प्रेरित किया हमें। हमारी जो लिखने की कला थी, बोलने की कला थी, उसके चलते उन्होंने कहा कि तुम्हारा संगठन में ज़रूरत है, तुमको जुड़ना चाहिए। और वास्तव में उनकी प्रेरणा से हम संगठन में जुड़ पाए। जी। शिक्षक और शिक्षकों का बिहार में और भारत में अनेकों संगठन हैं और उस संगठन में बिहार से लेकर के भारत स्तर तक इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सर, शिक्षक संगठन किस तरह का है और उसमें आपने क्या क्या अपना स्थान बनाया, सर उसके बारे में मैं पहले बिहार के बारे में बता देता हूँ। 1967 से पहले बिहार में एक संगठन था फुस्टाब, और पटना विश्वविद्यालय और टीएनबी, एलएस कॉलेज और एचडी जैन कॉलेज आरा जैसे जो बड़े महाविद्यालय थे उस संगठन में थे। उन्हीं को वेतन और स्केल मिलता था। और बाकी जितने कॉलेज खुले हुए थे एफिलिएटेड कॉलेज, उस कॉलेज में जो शिक्षक बहाल होते थे उनका न कोई वेतन था और न कोई सेवासर थी, जो आज नियोजित शिक्षकों की स्थिति है। तब हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के और मुफस्सिल में कॉलेज खुले हुए हैं और उसमें जो शिक्षक काम करते हैं उनके सेवा शर्त और वेतनमान के सवाल को उठाया जाए। और उस दौर में 1967 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ का गठन हुआ और पहले जनरल सेक्रेटरी वही परमानंद सिंह मदन बने। और उसके बाद शिक्षकों की लड़ाई शुरू हुई। उस समय जो बड़े कॉलेजों में लोग थे पटना विश्वविद्यालय में, उनका स्केल अलग हुआ और जो मुफस्सिल कॉलेज के लोग थे उनको कुछ कुछ मिलता था जीबी से अनुदान। लेकिन लड़ाई शुरू हुई और संयुक्त लड़ाई शुरू हुई। हमारे कुछ शिक्षक जो पटना विश्वविद्यालय में थे और बड़े बड़े कॉलेजों में थे, उन्होंने विरोध किया कि भाई हमारे बराबर कैसे हो सकता है।
लेकिन चूंकि बराबर सिलेबस पढ़ाना था, उसी सिलेबस को पढ़ाना था और शिक्षा का प्रचार प्रसार का दौर था, आज़ादी से निकला था देश और एक माहौल था शिक्षा के प्रति पॉजिटिव पूरे बिहार राज्य में, तो वह आंदोलन बहुत आगे बढ़ा। उसी दौर में जो हाई स्कूल के टीचर बहाल थे और उसमें जीबी था, वहाँ गवर्निंग बॉडी थी और सारे स्कूल शिक्षकों को भी वेतनमान नहीं मिलता था और वह आंदोलन 70 के दौर में कि सरकारीकरण करो और वेतनमान दो, वही 70 का जो दौर है बिहार के शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक रहा है। और उस ऐतिहासिक इस मामले में रहा है कि एक समान वेतनमान, एक समान सेवा शर्त बिहार में लागू हुआ और पहला बिहार राज्य है पूरे देश का जिसमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज होता था, सरकारीकरण किया जाता था और बिहार को देखकर ही पूरे देश में यह हवा चली कि सरकारी कॉलेज होना चाहिए और वेतनमान अस्थायी होना चाहिए, सेवा शर्त होनी चाहिए। और जब बिहार की बात शुरू हो गई तो पूरे ऑल इंडिया का संगठन बनना शुरू हुआ। हालांकि पहले से चल रहा था, 1956 से चल रहा था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, लेकिन बिहार का आंदोलन जब तेज हुआ तब ऑल इंडिया एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, उसको भी कुछ ऊर्जा मिली और तब पूरे ऑल इंडिया में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों का एक संगठन बना। आज भी अकेला संगठन है पूरे देश में 8 लाख शिक्षकों का, जिसको हम AIFUCTO कहते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस उसको कहते हैं। मैं फुटाब में आया था तो ऑफिस सेक्रेटरी के रूप में आया था 1985 में और ऑफिस सेक्रेटरी के बाद मैं वन ऑफ द सेक्रेटरी बना फुटाब का और बिहार से लेकर देश स्तर तक जितने आंदोलन होते थे उस आंदोलन में लगातार शरीक होता रहा, उस आंदोलन में बोलता रहा, अगुवाई करता रहा और पता नहीं मेरी एक्टिविटी को देख के और मेरे तौर तरीका को संगठन में देख के 1913 में जो कर्नाटक में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में मुझे पहले नेशनल सेक्रेटरी चुना गया। ऑल इंडिया फेडरेशन का 5 नेशनल सेक्रेटरी होता है जिसमें एक मुझे चुना गया नेशनल सेक्रेटरी और उसके 2 साल के बाद गुजरात में सम्मेलन हुआ और उसमें मुझे जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया, जिसमें 2300 डेलीगेट थे पूरे देश के और सर्वसम्मति से मुझे ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। मैं भी अचंभित था कि मैं इस इतने बड़े दायित्व को कैसे संभालूंगा, लेकिन धीरे धीरे चूँकि संगठन की समझ डेवलप कर गई थी और धीरे धीरे लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग सब साथ रहेंगे, आप कर सकते हैं। और हिंदी बेल्ट से जनरल सेक्रेटरी बनने वाला मैं अकेला आदमी हूँ, क्योंकि इसके पहले जो भी बने हैं या तो बंगाल के, या तो मद्रास के, या तो फिर साउथ के किसी स्टेट के बनते रहे। पूरी हिंदी पट्टी जो भारत का है उससे पहला मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस ऑल इंडिया फेडरेशन का, जिसमें आज भी 8 लाख शिक्षक माने एक ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े हुए हैं। यूँ तो बिहार शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल से रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, सभी बिहार के ही केंद्र थे और पूरे विश्व से बिहार के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि दिनों दिन शिक्षकों के प्रति श्रद्धा घटती गई, चाहे वो राजाओं का काल हो, चाहे वो मुगलों का काल हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का काल हो, चाहे आजकल के सरकार का काल हो। शिक्षकों को संघर्ष करके आगे बढ़ने का संघर्ष करना पड़ा है, उनको लड़ना पड़ा है, पढ़ाना पड़ा है। बात चंद्रगुप्त की हो तो चंद्रगुप्त को बनाने वाले हमारे चाणक्य कहे जाते हैं। बात अगर अर्जुन और पूरे पांडवों की हो तो द्रोणाचार्य का नाम आता है। अगर बात कृष्ण की आती है तो उनके गुरु संदीपनी का बात आता है। और अगर आजकल के समाज का निर्माण की बात आती है तो कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम की बात आती है, राधा कृष्णन की बात आती है और जो वर्तमान में हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उन सबों की बात आती है। सर, इसके भी स्टूडियो के माध्यम से हम आप लोगों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षकों को हमेशा संघर्ष करने के लिए क्यों करना पड़ता है। विश्व में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्व में से बहुत सारे देश हैं जहां पर सारे अधिकारियों से अधिक शिक्षकों को मान सम्मान मिलता है और भारत में और ख़ास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर शिक्षकों की स्थिति दिन ब दिन कहीं ना कहीं गिरते जा रही है। इसके लिए सर आप कुछ आपने अपनी भूमिका से मेरा काम आसान कर दिया। आप जानिए कि
शिक्षा जो है सो आइसोलेशन में नहीं होता है। जी इतिहास गवाह है कि अर्थव्यवस्था जैसी होती है, जैसी राज सत्ता होती है, उसी हिसाब से शिक्षा नीति तय होती है। और जब राजनीति बदलती है तो शिक्षा नीति भी बदलती है। वही होता रहा देश में होता रहा। आप जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, 52 में पहली बार आम चुनाव हुआ और आम चुनाव होने के बाद सबसे पहली चर्चा हुई कि देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सुधारा जाए। क्योंकि लोग उस समय समझते थे कि देश की शिक्षा सुदृढ़ नहीं होगी तब तक इसकी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं होगी। और एक राधा कृष्णन आयोग बना और राधा कृष्णन आयोग के रिकमेंडेशन पर भी बाद में यूजीसी का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि उसके बाद पहला कमीशन बना था डीएस का कोठारी आयोग 1964 में, 68 में रिपोर्ट आई और कोठारी ने कहा था, कोठारी का एक उक्ति है कि देश का निर्माण क्लासरूम में तैयार होता है। यह एक दर्शन है, यह एक उक्ति नहीं है, वास्तव में दर्शन है। जब कोई शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाता है और आँख से आँख मिलाकर बच्चों से बात करता है, उस क्लासरूम में जब विभिन्न सामाजिक धाराओं से लोग आते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तब शिक्षा होता है। शिक्षा शास्त्र अलग है, जिसको लोग आज इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं, वह वास्तव में शिक्षा है नहीं। शिक्षा संस्कृति से जुड़ी हुई है, शिक्षा हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमारी सामाजिक परंपराओं से जुड़ी हुई है और सबको समेट के जो हमको ज्ञान होता है सामूहिकता में, जब हम समूह में सोचते हैं, समाज के लिए, देश के लिए सोचते हैं, तब हम वास्तव में शिक्षित होते हैं। लेकिन शिक्षा का अर्थ बदलता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था जैसी होती है उसी तरह से शिक्षा नीति तैयार होती है और वही होता रहा। आप जानते हैं कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी आ गई, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, और जब पूरी दुनिया के लिए हमारी आर्थिक नीति खोल दी गई और दुनिया के डिक्टेट पर आर्थिक नीति तैयार होने लगी, तो उसी हिसाब से शिक्षा को भी लाया गया। शुरू से ही यह कंसेप्ट था कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो बाजार से नहीं जुड़ा हुआ है, जो खरीदने बेचने की वस्तु नहीं हो। शिक्षा ऐसी हो कि जहाँ गरीब लोग भी पढ़ सके, अमीर लोग भी पढ़ सके, एक तरह की शिक्षा हो और उसके प्रयास लगातार होते रहे। लेकिन 1986 में आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी के समय में, और वह पॉलिसी आई, वहाँ से डिटोरिएशन शुरू हुआ। नवोदय विद्यालय अलग से बने और कंप्यूटर और उद्योग से जोड़ने की बात होने लगी। और उस समय एक बात साफ थी कि आप प्रतिरोध कर सकते थे, आप अपनी बात रख सकते थे, विमर्श कर सकते थे, कहीं बहस कर सकते थे। वह बहस भी हुई और उसी बहस का परिणाम था कि राजीव गांधी की सरकार भी गई और जब दूसरी सरकार आई तो राममूर्ति कमीशन का गठन हुआ और राममूर्ति कमीशन के कुछ जो रिपोर्ट थे उसको लागू भी किया गया इस देश के अंदर। लेकिन शिक्षा तब तक निजी हाथों में बेची जाने लगी थी, दी जाने लगी थी। और उसके लिए फिर जब अंबानी बिरला रिपोर्ट, आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते थे, और उस दौर में अंबानी बिरला रिपोर्ट की बात हुई, वही एलपीजी पॉलिसी के अंदर। और तब शिक्षा की नीति या अर्थनीति तैयार देश से ज़्यादा बाहर के दबाव पर होने लगी। उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, कहते हैं कि गेट है, और इन लोगों के डिक्टेट के आधार पर यहाँ शिक्षा नीति और अर्थनीति साथ तैयार होने लगी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अब हमारी शिक्षा नीति हमारे देश के संसद में तैयार नहीं होती, हमारे विधान सभाओं में तैयार नहीं होती, और दुनिया में जिस तरह से शिक्षा को एक बाजार बनाया गया है, आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है कि भारत सबसे बड़ा बाजार हो सकता है शिक्षा का, आबादी के हिसाब से और युवा
की जो संख्या है, और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र और पूरे दुनिया के लोग चाहते हैं कि शिक्षा में व्यापार करने के लिए हम भारत आवे, और वैसी ही नीति अभी शिक्षा नीति लाई गई है ताकि बाहर के लोग आके व्यापार कर सके, पैसे वालों की शिक्षा हो, गरीब लोग शिक्षा से दूर हो जाए। यह सवाल इसीलिए बहुत बदल गई है शिक्षा। शिक्षा वास्तव में आप जानते हैं कि बिहार की बात करें तो बिहार में 2006 में एक समान स्कूल प्रणाली आयोग बना था। नीतीश जी उस समय 5 में आए थे सरकार में, और उस समय वह जब समान स्कूल प्रणाली बनी, जिसके अध्यक्ष मुचकुंद दुबे थे और उसके सदस्य थे आपको मदन मोहन झा जो शिक्षा सचिव थे, और एक प्रोफेसर अली सदगोपाल जो अभी राइट टू एजुकेशन पर काम करते हैं, तो सदस्य थे। और नीतीश जी की सहमति से वह आयोग बना, रिपोर्ट आई, उसके बजट बने 1 साल के 17,000 करोड़ रुपए के, और हुआ कि समान स्कूल प्रणाली चलाया जाए। हालांकि उसमें भी कुछ सवाल थे जो सूट नहीं करता था इस समाज को, लेकिन तब भी बेहतर था, और लोगों को उम्मीद थी कि शायद बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जो पूरे देश को रोशनी देगा, और पूरे देश में इस समान स्कूल प्रणाली का प्रचार प्रसार होगा और देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी बिहार को देख के। लेकिन नीतीश जी उस रिपोर्ट को कहाँ दबा दिए और फेंक दिए, तो चला गया, सो अब चर्चा भी करना ज़रूरी नहीं समझते। और समानांतर नियोजन की पद्धति शुरू हो गई बिहार में के स्कूलों में, बिहार के स्कूलों में ठेका पर बहाली शुरू हो गई, दिखाओ और नौकरी पाओ की हो गई, और न उनको स्केल है न वेतनमान है, और आज वह एक बड़ा सवाल बना हुआ है बिहार को। अगर हमारी नीतियां शुरू से सही रहती तो ये समस्या नहीं होती, और न इस तरह के शिक्षकों के सामने कोई सवाल होते। इसीलिए बिहार बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, और पूरा देश शिक्षा के क्षेत्र में संकट से गुजर रहा है। और अगर आर्थिक नीति इसी तरह की रही और शिक्षा नीति अगर जो आ रही है लागू हो गई, जो लागू कर रही है सरकार, तो शायद गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक को और जो पैसे वाले नहीं हैं उनको शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी एक डाटा है कि 12 तक जाते जाते आदिवासी मुश्किल से 5% उच्च शिक्षा में जा पाते हैं, अल्पसंख्यक 8% जा पाते हैं, दलित 9%, 8.5% जा पाते हैं, महिलाएं 8-9% जा पाती हैं। और यह शिक्षा नीति जो आ रही है वह शून्य की ओर धकेल रहा है, वह 8-9% भी खत्म हो जाएगा, और शायद यूनिवर्सिटी पहुंचना आम लोगों के बस की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि शिक्षा निजी हाथों में सौंपी जा रही है, सरकार बजट से हाथ खींच रही है, और यह संभव नहीं है कि अच्छे शिक्षकों के लिए केवल स्टूडेंट के फीस से कोई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाया जाए। इसीलिए बहुत खराब समय आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और देश दुनिया के क्षेत्र में, और बिहार के लिए वह बहुत चिंता का विषय है। बेगूसराय के लोग या बिहार के लोग ये हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करो। आपने जो समस्याएं बताई उसके लिए आपका जो शिक्षक संगठन है या महाविद्यालय का संगठन है, उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है और क्या क्या उससे रिजल्ट निकल करके सामने आया है? देखिए, जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर प्रयास शुरू किया तो यूजीसी स्केल पूरे देश में लागू हुआ, और वह लागू हुआ आपको 1974 से। फिर दूसरा स्केल आया, तीसरा स्केल आया, चौथा, पाँचवा से 7वां तक आ गया। लेकिन इस बीच में सरकार ने एक चाल चल दी कि कॉलेजों की ज़रूरत थी, कॉलेज खुल रहे थे सामाजिक योगदान से, लेकिन वहाँ वित्त रहित शिक्षा घुसा दिया कि अब जो कॉलेज खुलेंगे वह वित्त रहित शिक्षा के अंतर्गत खुलेंगे। तो 1978 में और 80 के आसपास वित्त रहित शिक्षा नीति आई, कांग्रेस की ही सरकार थी, जगन्नाथ मिश्रा और तमाम लोग थे। मिश्रा जी को याद किया जाता है शिक्षकों को सुविधा देने के लिए भी, और दूसरे तरफ काले दिन भी याद आते हैं वित्त रहित शिक्षा नीति शुरू करने के लिए भी। दोनों बातें साथ साथ हो रही थी। जिस तरह हमने नीतीश जी के बारे में बताया कि समान स्कूल प्रणाली भी हो रही थी और नियोजन भी हो रहा था, उसी तरह उस समय भी हो रहे थे। तो बहुत सारे वित्त रहित कॉलेज खुल गए, और उसमें लोगों ने अपनी ज़मीन बेचकर, अपने घर के गहने बेचकर बहाली किया, और लेन देन की प्रवृत्ति शुरू हो गई।
जो लोग डिग्रीधारी थे, जो बहुत बड़ी संख्या में नौजवान थे जिनके पास नौकरी नहीं थी, तो वो लोग कॉलेज में चले गए और बरसों बरसों तक उनका शोषण हुआ। जो कॉलेज में इंटरनल रिसोर्स होता था उसी से कुछ मिलता था, और उन कॉलेजों में शिक्षा एक व्यापार की तरह डेवलप कर गया। नीतीश जी जब आए थे तो 2008 में उन्होंने कहा कि मैं वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करूंगा, और उन्होंने ग्रांट सिस्टम शुरू किया। लेकिन ग्रांट भी देने का एक अद्भुत तरीका है उन्होंने अपना लिया। पूरे देश में एक अद्भुत तरीका है कि जितने लड़के पास कराओगे उसके हिसाब से ग्रांट देंगे। तो पास कराने का एक उद्योग शुरू हुआ पूरे देश में। आजकल तो कोई फेल ही नहीं करता है। और फेल बच्चे भी पास कर उद्योग शुरू कर, और आप सोच नहीं सकते हैं कि जो बच्चे पास कर रहे हैं उनके पास क्या मेरिट है, क्योंकि शिक्षकों की भी मजबूरी हो गई कि पास नहीं करेंगे तो हमको ग्रांट नहीं मिलेगा। और यह इतना नसूर हो गया है आज के दिन में कि न शिक्षकों का वेतनमान मिला, न उनको एजुकेशन मिला छात्रों को, और एक और मतलब गंभीर समस्या खड़ी हो गई कॉलेजों में। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी पूरी जवानी बीत गई, आप इनको न वेतनमान देते हैं कुछ देते हैं, आप इनके जो आंतरिक स्रोत है, जो अनुदान की राशि है, उसमें आप थोड़ा सा बजट बढ़ा देंगे तो इनको वेतनमान या घाटा अनुदान मिल सकता है। आप इनको सेवांत लाभ दे सकते हैं। नीतीश जी सुनने वाले कहाँ हैं? अब जब 15 साल कोई मुख्यमंत्री रह जाता है तो फिर वह जनता की तरफ नहीं देखता है, वह जनता को केवल बहलाता है वोट के लिए। वह वास्तव में शिक्षकों को बहला रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले दिनों जो हड़ताल हुई नियोजित शिक्षकों फरवरी से, हाँ, जो हड़ताल हुई, लंबी हड़ताल चली, वो तो कोरोना आ गया और इसके चलते हड़ताल वापस लेने की नौबत आ गई। और उन्होंने हड़ताल के दौरान जो बयान दिए और हड़ताल के पहले बयान दिए नियोजित शिक्षकों पर, नौकर हो नौकर की तरह रहो, वो चाहते नहीं कि कोई आवाज़ उठावे, हमसे मांग करे। यह स्थिति है शिक्षकों की। नीतीश जी को याद करना चाहिए और बिहार सरकार को याद करना चाहिए कि वे भी खुद स्टूडेंट आंदोलन से आए हैं, वो भी संघर्ष करके सत्ता में आए हैं। अगर शिक्षक आज कुछ मांग रहे हैं तो उन पर विचार तो किया जा सकता है, उनसे बात तो किया जा सकता है। और ज़्यादा देना कम देना, कम से कम बुला के बात तो हो सकती है, और बात होती है तभी किसी समस्या का समाधान निकलता है। लेकिन सरकार का ध्यान ज़्यादा रोड बनाने में, पुलिया बनाने में, और तमाम चीज़ का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में, आप जानते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी होती है, और इसीलिए उस पर सरकार को ज़्यादा नज़र रहती है। लेकिन शिक्षा बिगड़ जाए, ख़त्म हो जाए तो उस पर कोई नज़र नहीं रहता। लेकिन शिक्षा जिस देश की और जिस राज्य की शिक्षा ख़त्म हो जाएगी उसका कैसा भविष्य होगा आप सोच सकते हैं। इसीलिए पूरे देश का और पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है, शिक्षकों को अपमानित करके और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके, उसको बाजार से जोड़ के और उसको पैसे वालों के हाथों में सौंप कर। यह स्थिति बनी हुई है। एक शिक्षक के रूप में, एक संगठक के रूप में इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, और कहीं न कहीं इनकी बातों से लग रहा है कि इनके आवाज़ से कुछ बदलाव भी दिखा। अरुण सर, आप केबी स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय के दर्शकों को नहीं, बिहार के दर्शकों को इस कार्यक्रम में आप आए हैं, तो आपकी ऐसी क्या योजनाएं हैं जिससे आपको लगता है कि अगर आप वो काम को करेंगे तो कुछ बदलाव और दिखेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम है शिक्षकों को संगठित करना। क्योंकि शिक्षक बहुत ग्रुप में बटे हुए हैं, उनके बहुत घटक हैं, डिमांड एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन घटकों में बटे हुए हैं। उनको एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। और जब सामूहिक आवाज़ होती है तभी संघर्ष में दम भी होता है। इसीलिए उनकी एकजुटता कायम करना और उनके संघर्ष को धार देना। काहे कि मैं समझता हूँ कि चाहे वो विद्यालय के शिक्षक हों कि एफिलिएटेड इंटर और डिग्री कॉलेज के शिक्षक हों या विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, सारे शिक्षकों की समस्याओं से मैं भली भांति अवगत हूँ। और मैंने देश के आंदोलन को लीड करते हुए कई राज्यों में इस तरह के समस्याओं से जूझता रहा हूँ और उनके समाधान की दिशा में काम भी करता रहा हूँ। बिहार में यह कैसे होगा, यह मेरी चिंता है, और उसी चिंता के लिए हम लगातार
बिहार में अब काम करने का फैसला किया है। जी आप जानते हैं कि मैं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव भी लड़ रहा हूँ, और मेरा और कुछ नहीं, केवल एक उद्देश्य है कि इन शिक्षकों की समस्याओं का आवाज़ बनूं, इनके समाधान का रास्ता निकालूं। और वह रास्ता तब निकलेगा जब शिक्षक एकजुट होंगे और एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे, और कंधे से कंधे मिलाकर कोई भी सरकार, जनता की आवाज़ जब मजबूत होती है तो वह हिलने लगती है। और शिक्षक इतने हैं, आप जान लीजिए कि 4.25 लाख करीब नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद इंटर और डिग्री एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक हैं, फिर कंस्टिट्यूएंट और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। ये जब आवाज़ उठाएंगे एक साथ तो कोई भी सरकार का कलेजा दहलेगा, कहे कि शिक्षक अकेला कभी नहीं होता, उसके साथ निश्चित रूप से समाज के लोग जुड़े हुए होते हैं। वह चाहे तो समाज में एक परिवर्तन का रास्ता खोल सकता है, और वैसे ही रास्ते पर बिहार बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि इस चुनाव में और इस चुनाव के बाद बिहार बदलेगा, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बदलेगी, और मैं उसमें शागिर्द रहूँगा और उनका अगुवा रहूँगा, उनके लिए लड़ूंगा, और अपने अनुभव को उनके साथ बांट के इसका समाधान निकालूंगा। जॉइंट फोरम ऑन मूवमेंट ऑन एजुकेशन के ये राष्ट्रीय संयोजक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शिक्षा के लिए आप क्या आंदोलन कर रहे हैं और उस पर क्या बदलाव आप लोग चाहते हैं? देखिए, जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन मैंने मेरे मन का बुझिए कि ब्रेन चाइल्ड है। जब दिल्ली में और दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू और तमाम सेंट्रल विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मेरी बात होते रहती है और संगठन में हम लोग मिलते रहते हैं, तो हम लोग ने विचार किया क्यों नहीं केजी टू पीजी पूरे देश में शिक्षकों की एकता कायम की जाए। और उसी उद्देश्य से जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन 2 साल पहले बना, और उस पर ऐसा काम हो रहा है कि पूरे देश के शिक्षक एक फ्रंट पर आ रहे हैं। कुछ लोग अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन करीब करीब सभी राज्यों में जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन बन गया है। और जॉइंट फोरम ऑफ मूवमेंट ऑन एजुकेशन स्केल के लिए नहीं लड़ता है, वह शिक्षा नीति कैसे जनपक्षी शिक्षा नीति हो, कैसे सस्ती हो, सुलभ हो और सबके लिए बराबर शिक्षा हो, इस प्रिंसिपल पर काम करती है। संजोग से मेरे एक मित्र हैं उड़ीसा के, वो उसके कन्वेनर हैं और हम लोग उसके कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। 2, एक दिल्ली विश्वविद्यालय से राजीव रे और एक मैं, और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी रैलियाँ, सरकारों से मिलना, रिप्रेजेंटेशन देना, बात करना, और सभी राज्यों में एक्टिव है। उसी से निकला हुआ आंदोलन बिहार में होगा। जो मैं कह रहा हूँ कि बिहार के शिक्षक एकजुट होंगे, तो बिहार के शिक्षक एकजुट हो रहे हैं 2 सालों से, लेकिन अब भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मेरी साफ साफ समझ है कि शिक्षा अगर दुरुस्त होगी इस देश की और इस राज्य की, तो शायद उसका विकास भी होगा और एक नया परिदृश्य भी सामने आएगा। क्योंकि शिक्षा जनरेशन तैयार करता है, पीढ़ी तैयार करती है। वह पुल पुलिया नहीं है कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा, बरसों बरसों काम करने के बाद एक पीढ़ी तैयार होती है। हम लोग चाहते हैं वो पीढ़ी बर्बाद नहीं हो, सरकार बर्बाद हो, सरकार बदले तो बदले, लेकिन पीढ़ी बची हुई रहे, और पीढ़ी अच्छी बनेगी तो बिहार भी अच्छा बनेगा। हमारे आने वाले जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो राज्य भी अच्छा होगा, देश भी अच्छा होगा। बिहार राज्य संगठन के बाद राष्ट्रीय संगठन और फिर जॉइंट फोरम ऑन एजुकेशन के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां आई, ऐसा क्या सोच आया कि आप राजनीति में आने का सोचे और शिक्षक निर्वाचन से चुनाव लड़ने का आपने तय किया? देखिए, शिक्षक कोई राजनीति नहीं करता है, शिक्षक राजनीति कम करता है, शिक्षक शिक्षा के लिए काम करता है। मैं राजनीतिज्ञ कम हूँ और एक्टिविस्ट ज़्यादा हूँ। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का से चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं जिन संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जिन सामाजिक सरोकारों से मेरा रिश्ता है, उन लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है हर हालत में, और कई संगठनों ने प्रेशर दिया कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है। उसका कारण यह है कि कभी दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, वासुदेव प्रसाद सिंह जैसे मुखर और सशक्त प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन पिछले दिनों जिनका चुनाव हुआ है वो कुछ बोलते ही नहीं हैं।
मैं मौनी बाबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन शिक्षक कहते हैं कि गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन है। केवल मुस्कुराते हैं और कुछ बोलते नहीं। पूरे 6 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने शिक्षकों की आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन फिर चुनाव में आए हैं, तो मैं शिक्षकों के दबाव में, संगठनों के दबाव में आया हूं और मैं पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहा हूं। और शिक्षक भी समझ रहे हैं कि अरुण कुमार क्या है और अरुण कुमार को क्यों चुनना चाहिए। और जब लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मुझे लगा कि बहुत हो गया राज्य में शिक्षकों की सेवा और संगठन, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की बात मैं बहुत किया। मैंने एक बार अपने इलाके में और अपने राज्य में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका लेना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। और इसीलिए और संगठन करने में और प्रतिनिधि होने में कोई विरोधाभास भी नहीं है। कहीं मैं अगर ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो और यहाँ से अगर प्रतिनिधि चुना जाता हूँ तो और सशक्त आवाज़ होगी। जब मैं कहीं बोलता हूँ, जब मैं किसी अखबार में कोई बयान भेजता हूँ, तो वो लोग नोटिस लेते हैं उस बात का कि कौन क्या कह रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखता हूँ, तो मुख्यमंत्री भी उसका जवाब देते हैं। वो जानते हैं कि क्रिएटिव काम हम लोग करने वाले हैं। प्रतिरोध करना, संघर्ष करना अच्छी बात है। हम लोग बेवजह किसी का विरोध भी नहीं करते, लेकिन जब सही काज होगा तो उसके लिए किसी भी हद तक आगे जाने के लिए तैयार रहते हैं। और यह सोच के चुनाव में आए हैं कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को एक मुखर, सशक्त और समझदार प्रतिनिधि की ज़रूरत है। और लोगों ने मुझे इस लायक समझा है और इसीलिए उन्होंने खड़ा किया है। और मैं लड़ूंगा, मुस्तैदी से लड़ूंगा, घूम रहा हूं। और उसी क्रम में बेगूसराय आया तो आपके पास भी आया हूँ। केवी स्टूडियो की इस खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में बेगूसराय के विभिन्न प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया जाता है। इसको देखने के लिए आप इसके फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय से जुड़ें। डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज को लाइक करें और इनके यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। उसके विभिन्न इंटरव्यूओं को लाइक करें, कमेंट करें और उसकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर भी करें। आज के भी स्टूडियो में आपने आया और अपनी विभिन्न बातों को, शिक्षकों के विभिन्न मांगों को आपने रखा और विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बढ़ता बेगूसराय, कहता बेगूसराय के इस कार्यक्रम में और ख़ास करके केबी स्टूडियो के मंच पर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय के इस कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब और स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम समझते हैं कि पूरे देश में इसको फैलाएं ताकि शिक्षा के सवालों को लोग जान सकें, समझ सकें और बिहार में शिक्षा की स्थिति है इस पर टिप्पणी भी कर सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोशन कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस फेसबुक को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और केवी स्टूडियो के इस कार्यक्रम के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।